सबसे पहले एक बड़ी खबर की, जो कि छतरपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां पर कार में भीषण आग लग गई और कार धू धू कर जल रही है। डीआईजी दफ्तर के पास की यह घटना है। इसके बाद जैसे ही आग लगी तो लोगों ने इकट्ठा होकर आग को काबू में करने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। पुलिस को खबर कर दी। देख सकते हैं तस्वीर आप, कार में कितनी भीषण आग ये लगी है और आसपास लोगों का मजमा यहां पर लग गया। वाहन जो यहां से गुजर रहे थे सब रुक गए। ये डीआईजी दफ्तर के पास की ये घटना बताई जा रही है। छतरपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभवतः शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है और फिर बाद में फायर ब्रिगेड को खबर की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। छतरपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति यहां पर बन गई। कार में अगले हिस्से में आग लग गई थी और तत्काल फायर ब्रिगेड को खबर की गई। देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अगला हिस्सा धूं धूं कर जलता हुआ नजर आया। डीआईजी दफ्तर के पास की ये घटना है। लोगों का मजमा यहां पर लग गया। ट्रैफिक जो है वो भी रुक गया, क्योंकि डर ये रहता है कि ऐसी स्थिति में कहीं कार में धमाका ना हो जाए। बाद में बुलाया गया फायर ब्रिगेड को और फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग बुझाने का काम किया। छतरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आग बुझा ली गई क्या? नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आग बुझा ली गई क्या नरेंद्र? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं पुनीत जी, ये जो घटना है छतरपुर शहर का जो जवाहर रोड है, वहां पर एक कार जो है वो खड़ी हुई थी और उसमें अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते आग जो है वो कार जो है आग की भीषण लपटों में घिर जाती है। कार में अभी भी आग लगी हुई है और मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। उसको आग पर काबू पाने के लिए वहां पर प्रयास किया जा रहा है और यातायात प्रभारी सहित जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। चूंकि ये व्यस्ततम मार्ग है, नेशनल हाईवे 86 है जो जवाहर रोड कहलाता है, वहां पर ये पूरी घटना है। डीआईजी ऑफिस के जस्ट सामने एक खड़ी कार में आग लगी हुई है। जी, कोई सवार था इसमें? देखिए, बिल्कुल जो प्रत्यक्षदर्शियों से जब बात हुई है उनका कहना है कि ये जो कार है काफी देर से खड़ी हुई थी। अभी तक कोई भी कार किसकी है अभी तक पता नहीं चला है। कार किसकी जली है अभी कोई वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले प्राथमिकता है कि कार में जो आग लगी है धू धू करके कार जल रही है, उसको जो दमकल की गाड़ी है उसकी मदद से आग को बुझाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की आज बारिश कर दी। इसके साथ साथ कांग्रेस पर आरोपों की बौछार भी की। करप्शन से सुशासन तक पीएम ने चुन चुन कर हमले किए और नारा दिया, बदल बो बदल बो। बदल बो बदल बो बदल बो बदल बो, ये तारीख कांग्रेस के सरकार ने बदल बो। तो सेट कर दिया गया है मुद्दा और मिशन। कांग्रेस पर जोरदार हमले के साथ बदलाव की बात भी हो गई, लगे हाथों सौगात भी हो गई। वैसे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का अलर्ट था, लेकिन पीएम मोदी के बयान बादल बिजली से ज्यादा घातक रहे। पीएम मोदी ने करप्शन और कांग्रेस को साथ साथ शराबबंदी के वादे की याद भी दिला दी। कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेसी गंगा जल की झूठी कसम खाते हैं। सरकार धान खरीदी को मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करती है। पीएम मोदी ने कहा कि धान खरीदी में भी खेला हुआ है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था
कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है। पीएम ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेट लिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को भी घेरा। साथ ही सिमटते माओवाद पर कहा कि नक्सली अब 70 जिले में रह गए हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें भी कही, लेकिन निशाने पर पूरी तरह कांग्रेस रही। पीएम के दौरे ने एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही आगामी चुनाव के लिए मुद्दा मिशन भी सेट कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। रायपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को विकास की बड़ी सौगात दी। छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से ज्यादा विकास योजना की सौगात देकर प्रदेश की झोली भरी। 7,600 करोड़ की लागत से पीएम मोदी ने 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की झोली सौगातों से भर दी है। रायपुर में पीएम मोदी ने 7,600 करोड़ की लागत वाली 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हाईवे, रेलवे और एलपीजी प्लांट की बड़ी सौगात पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी। इस मौके पर देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। सड़क, पेट्रोलियम और दूसरे विभागों से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना की। इसके साथ ही बस्तर के इस इलाके को पहली ट्रेन मिली। ये प्रदेश के दूसरे हिस्सों से अब अंतागढ़ को जोड़ेगी। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र सरकार के एक और प्रयास का छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। रायपुर में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर भी शामिल है। इस कॉरिडोर में न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है। इसमें 2.8 किलोमीटर का 6 लेन टनल है, 27 एनिमल पास और 17 मंकी कैनपी हैं।
उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में वन्य जीवों के सुरक्षित मूवमेंट का ध्यान रखा गया है। दरअसल पीएम मोदी का विजन है कि विकास का वाइल्ड लाइफ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पीएम के इस विजन की मिसाल दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 2021 में किया था। उस सड़क परियोजनाओं की वजह से छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस क्षेत्र का भाग्य बदल सकता है। गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। मोदी सरनेम को लेकर आपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिल पाई। उनकी पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार और 2 साल की कैद की सजा की तलवार अब भी लटक रही है। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 7 जुलाई को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के आदेश को न्याय संगत, उचित और वैध बताया है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पहले सूरत की अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में गए थे, जहां उनकी सजा को बरकरार रखा गया। फिर हाईकोर्ट में गए, लेकिन वहां भी यही हुआ। हर जगह की अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल की सजा को सही मानते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन मोड में आ गई है। भोपाल से रायपुर तक कांग्रेस विरोध जता रही है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम सहित तमाम नेता नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक आदमी से डर गई है, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। शासकीय बंगला था, उससे भी खाली करा दिया। एक आदमी से डर रहे हैं, एक आदमी, श्री राहुल गांधी। यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। दोनों में बड़ी समानता। वो भी फूट डालो राज करो, और ये लोग भी फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाने के काम वो भी करते थे, ये भी करते थे। और इसीलिए ये डरे हुए लोग सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी सच्चाई की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इन प्रदर्शनों पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। पार्टी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को न मानने का आरोप लगाया। जो संघर्ष है वो निरंतर चलता रहेगा और आवाज दबेगी ही नहीं। जो गरीबों के लिए आवाज उठी है, जो असहायों के लिए आवाज उठी है राहुल जी की, जो न्याय के लिए आवाज उठी है, उसको बीजेपी लाख दबाने की कोशिश करे। न कांग्रेस के कार्यकर्ता रुकेंगे, न हमारे नेता राहुल जी रुकेंगे। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है, तब तब वह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करती है। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत, वोटिंग मशीन गलत, और जब वो कोर्ट के अंदर जाकर किसी निर्णय उनके खिलाफ आता है तो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठाने की आदत जो है कांग्रेस की विपक्ष होने पे होती है। डबल स्टैंडर्ड की बात कांग्रेस हमेशा करती है। बहरहाल अभी राहुल गांधी इस फैसले को अंतिम विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये उनके लिए आखिरी विकल्प होगा। फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय मिलेगा। अगर ऊपरी अदालत में उन्हें दोषमुक्त ठहराया तो उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का फैसला भी खारिज हो जाएगा और सजा भी। भोपाल से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव 2024 के पहले बड़ा फेरबदल किया है। 4 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश को चुना गया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। राजस्थान में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया,
जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी की भूमिका में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में ओपी माथुर को प्रभारी और मनसुख मांडविया को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर प्रभारी बनाए गए हैं। उनके सह प्रभारी के तौर पर सुनील बंसल काम करेंगे। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा है। इन 4 राज्यों के नतीजे काफी हद तक अगले साल होने वाले चुनाव की रूपरेखा तय कर देंगे। ऐसे में बीजेपी इन 4 बड़े राज्यों को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इससे पहले बीजेपी 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष बदल चुकी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी ने कमान दी है। पीएम नरेंद्र मोदी बीते 9 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने में वे कामयाब रहते हैं तो वो इतिहास रचेंगे। भारत के इतिहास में कोई गैर कांग्रेसी पीएम लगातार 3 बार इस पद पर नहीं बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमाम कंट्रोवर्सी के बीच फिल्म मेकर अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरें सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म को लेकर हो रहा विवाद इसकी रिलीज के बाद से और बढ़ गया है। फिल्म मेकर अशोक पंडित को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। मोस्ट अवेटेड फिल्म 72 हूरें सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से गुजर चुकी है। सेंसर बोर्ड से विवाद, इस्लामोफोबिक फिल्म का टैग और ना जाने क्या क्या। दरअसल आतंक की इस दुनिया का वो काला सच है जिसने हमेशा बेगुनाहों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सालों से धर्म के नाम पर लोगों को आतंक की राह पर धकेला जा रहा है और ऐसे ही 2 आतंकियों की कहानी है 72 हूरें, जो जिहाद की राह पर चल मासूमों की जान लेते हैं। 72 हूरें धर्म की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे घिनौने लोगों के भयानक मंसूबों के खिलाफ लड़ रही है। एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर रिव्यू में इस फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। वे लिखते हैं, आपको फिल्म पचाने के लिए मजबूत दिलो दिमाग चाहिए। ये 2 आत्मघाती हमलावरों की दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसमें उनकी दुविधा और भटकाव को दिखाया गया है। इस बीच फिल्म मेकर अशोक पंडित को धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। उन्हें 72 हूरें जैसी फिल्म को बनाने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी मिली है। तो बेसिकली रीजन यही है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुंबई पुलिस का, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम का, कि उन्होंने मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराई और मेरी फिल्म को जो है वो एक किस्म का प्रोटेक्शन भी मिलेगा और लोग इस फिल्म को देखेंगे। चूंकि मुंबई में नहीं हूँ, बट मेरे घर से मुझे फोन आया और मेरे दफ्तर से फोन आया कि जो पुलिस है दे प्रोवाइडेड फुल सिक्योरिटी। फिल्म 72 हूरें की रिलीज से पहले ही इस पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई कि 72 हूरें खास कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी उठी थी। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि 72 हूरें बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।